बोलो come on। जी हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? जी हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? फैमिली प्लानिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फैमिली प्लानिंग पढ़ रहे थे। तो फैमिली प्लानिंग में कहाँ तक पहुंच गए? कहाँ तक पहुंच गए हम फैमिली प्लानिंग में? क्या क्या पढ़ लिया भाई? हाँ, हमने बैरियर मेथड पढ़ लिए, हमने आईयूसीडी पढ़ लिया, हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पढ़ लिया, हमने आईयूसीडी के साइड इफेक्ट भी पढ़ लिए। हाँ, साजिदा जैसे मुझे सवाल पूछ रही, सर रोजा रख के कैसे टीच करोगे? यही देखो, एक बात बताऊं, सुबह 4:40 पे शहरी किया, खाना खाया, ठीक है। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक सुबह आज मॉर्निंग में क्लास थी, जो कम हो पाई, थोड़ी 40 मिनट कम हो पाई। उसके बाद ड्यूटी था, ड्यूटी में भी वही हैक्टिक शेड्यूल रहता है। उसके बाद सीधा अभी यहाँ आया हूँ दौड़ के। अब इसके बाद शाम को ऑफलाइन बैच में जाना है 5:20 to 7:30, और इसके बीच में इफ्तार किया जाएगा, रोजा खोला जाएगा 6:54 पे, 6:54 पे। तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जिस दिन आपका इंटरेस्ट, आपका जुनून, आपका शौक में एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे, उस दिन आप जिंदगी में कुछ न कुछ करना शुरू कर दोगे। जब जब आप बहाने बनाओगे आपको नुकसान होगा। जब जब आप बहाने नहीं बनाओगे, बहानों से ऊपर उठ के कुछ काम करोगे, तो आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो जी जी स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे, लो कैसे रुक गया भैया? मेल पिल। मेल के रिलेटेड कौन सी पिल आती है? कोई मेल की पिल आती है क्या? तो सुनो, एक दो थोड़ी धीमी स्लाइड है, थोड़ा सा कम दिख सकता है, इधर आओ। गॉसिपॉल की बनी होती है। किसकी बनी होती है सर? गॉसिपॉल की। ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो स्टार्ट करें। द मेड ऑफ गॉसिपॉल, डेरिवेटिव ऑफ द कॉटन सीड ऑयल, ये क्या करेगी? एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। मैं एक सवाल पूछूं आपसे छोटा सा। हाँ, प्रीति पूछ रही है, सर बिना खाए रह लेते हो? बेवकूफ हो, खाना नहीं, पानी भी नहीं पीना होता है। समझ में आई बात? खाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 दिन भी नहीं खाओ तो कुछ नहीं होता। पानी भी नहीं पीना होता है। आप बोल रहे बिना खाए, भूख तो वैसे भी नहीं लगती। सुबह 4 बजे खाओगे, शाम को 7 बजे खा लोगे, क्या ही हो जाएगा? 15 घंटे में नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? 15 घंटे नहीं खाओगे तो थोड़े मर थोड़ी जाएंगे, लेकिन लिक्विड जरूरी चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं जाता है ना, उससे प्रॉब्लम होता है। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। डिफरेंस बताओ मुझे, एजोस्पर्मिया और एस्पर्मिया में क्या डिफरेंस है? बताना मुझे। ये नॉरसेट का सवाल हो सकता है, कौन बताएगा भाई? बताओ। डिफरेंस बताओ।
एजूस्पर्मिया और एस्पर्मिया में क्या डिफरेंस है? अच्छा, कोमल जैसल एक क्वेश्चन पूछ रही है कि टोटल 5,000 पॉपुलेशन है तो बर्थ रेट 30 into 1000 है तो कैसे निकालेंगे? मैंने करवाया ना ये क्वेश्चन एज इट इज, मैंने एज इट इज क्वेश्चन करवाया है ना ये, याद करो, पीछे जाओ, सेम एज इट इज करवाया है कि पॉपुलेशन 5000 है। अनामिका ने जैसा कि बताया, वेरी गुड अनामिका, बहुत बढ़िया। देखो, नाम से मत जाना, अगर नाम से पढ़ते तो इसका मतलब होता एब्सेंस ऑफ स्पर्म, अगर हम नाम से पढ़ते तो इसका मतलब होता एब्सेंस ऑफ स्पर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है, इस प्रकार की होती है, जो लिखा होता है वो उसका आंसर नहीं होता, जो लिखा होता है वो उसका आंसर नहीं होता है। तो एस्पर्मिया का मतलब क्या है? एस्पर्मिया का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ नॉट ओनली स्पर्म, नॉट ओनली स्पर्म, एब्सेंस ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? जिसके अंदर स्पर्म रहता है, दैट्स कॉल्ड सेमाइनल फ्लूइड। अरे सेमाइनल फ्लूइड ही नहीं होगा तो स्पर्म होने की तो चांस ही नहीं है। लैक ऑफ सीमन, दैट्स कॉल्ड एस्पर्मिया। होना चाहिए एसिमनिया, लेकिन नहीं है, है क्या? एस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पर्म। ये दोनों चीजें एग्जाम में आएगी, दोनों चीजें एग्जाम में आएगी। तो स्पर्म नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी होगी? प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो वेरी गुड, यहाँ क्या लिखा है? गॉसिपॉल की टैबलेट एजोस्पर्मिया कर देती है, अगर वो आपने 6 महीने से ज्यादा टाइम तक लोगे तो। कौन सी? गॉसिपॉल की टैबलेट। अब इंजेक्टेबल कौन से आते हैं, चलो बात करें। ये टॉपिक खत्म हो गया मेल पिल का, अब इंजेक्टेबल की बात करें। इंजेक्टेबल को बोलते हैं डेप्यूट फॉर्मुलेशन। इंजेक्टेबल को क्या बोलते हैं? डेप्यूट फॉर्मुलेशन। हाँ, इस स्लाइड के बाद में ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इस स्लाइड के बाद में कम हो जाएगी, है ना। इंजेक्टेबल 3 प्रकार के होते हैं। डेप्यूट फॉर्मुलेशन, उसको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन 3 प्रकार के होते हैं जी। एक डीएमपीए, एक डीएमपीए एससी और एक डीएम नेट इन। अब देखो इधर आओ, सभी इधर ध्यान दो। हेडिंग लगाओगे इंजेक्शन, इंजेक्शन में लिखोगे डेप्यूट फॉर्मुलेशन, ब्रैकेट में करोगे रिवर्सिबल है, क्योंकि कुछ महीने बाद में वापस प्रेगनेंसी हो सकती है। और ये किसके होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन के होते हैं। किसके होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन के होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? डेप्यूट फॉर्मुलेशन। क्या बोलते हैं? डेप्यूट फॉर्मुलेशन। बताओ कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो, मैं सवाल पूछूं, इनमें से क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप क्वेश्चन का आंसर बताओगे क्या? क्वेश्चन पूछूं, इधर आओ। डीएमपीए और डीएमपीए एससी में क्या डिफरेंस है? पहला सवाल। एससी का मतलब है सबक्यूटेनियस और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इंट्रामस्क्यूलर। कौन सा? इंट्रामस्क्यूलर। कितना एमजी? 150 एमजी। कितने महीने के लिए? 3 मंथ के लिए। ये कितना एमजी? 104 एमजी। एक आता है नेट इन, नॉर्थ ईस्टेरॉन इनेट, 200 एमजी, 2 मंथ, 200 mg 2 मंथ फॉर IM। याद हो गया? 153 202 याद हो गया? याद हो गया? हो गया क्या याद? याद हो गया क्या?
लिख लिया आपने। अब लिखो एक एक के बारे में। सबसे पहले लिखो डीएमपीए 1960 से चल रहा है। 150 mg 3 मंथ से इंट्रामस्क्यूलर लगता है ग्लूटियस मैक्सिमस में। इफेक्टिव 99% एफिकेसी है इसकी। डीएमपीए फैलोपियन ट्यूब के ऊपर काम करता है, इनडायरेक्टली एंडोमेट्रियम के ऊपर काम करता है। साइड इफेक्ट वही है जो ओसीपी के हो सकते थे, वेट गेन, प्रोलॉन्ग्ड इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग। लिख लो भाई। लिख लो। जल्दी लिखो रे। क्या सवाल बनेगा? डीएमपीए की फुल फॉर्म क्या है? डीएमपीए की फुल फॉर्म याद है किसी को? किसी को याद है? नहीं है। डेप्यूट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। प्रोजेस्टेरॉन है, इसकी वजह से वेट गेन होता है। थोड़ा बहुत पार्ट रहता है स्टेरॉइड का। और स्टेरॉइड क्या करवाता है? वेट गेन करवाता है ना। स्टेरॉइड आपकी बॉडी में क्या करवाता है? वेट गेन नहीं करवाता? करवाता है। तो इसलिए स्टेरॉइड में क्या रहेगा? वेट गेन रहेगा। आगे बढ़े। अब लिखो नेक्स्ट नेट इन। क्या करेंगे? नेट इन फुल फॉर्म बताओ। नॉर्थ ईस्टेरॉन इनेट 200 mg 2 मंथ। लिखो भाई, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। ये भी सेम सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा। पहले 5 दिन में दिया जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दोनों। ये इंपॉर्टेंट, कब दिया जाता है? बोथ शुड बी गिवन ड्यूरिंग द 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पहले 5 दिन में। ठीक है। डीएमपीए 104 mg 3 मंथ, क्योंकि डीएमपीए तो 3 मंथ से ही लगता है। डीएमपी अगर आईएम है तो 153 है, सबक्यूटेनियस है तो 1043 है। बस हो गया। नहीं, सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज नहीं होगी, एजोस्पर्मिया होगा ओनली, है ना। सबक्यूटेनियस कहाँ लगता है? एब्डोमन में सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। एक्यूरेट एब्जॉर्प्शन हमेशा एब्डोमन में होता है। एग्जैक्ट एब्जॉर्प्शन हमेशा एब्डोमन में होता है। बाकी जगह पे क्यों अवॉइड करना चाहिए सबक्यूटेनियस मोस्टली? इसके पीछे एक रीजन है। जब आप एक्सरसाइज भी करते हो तो बॉडी की बाकी वाला सारा पार्ट मूव करता है, लेकिन ओवर
एक्सर्शन से भी एब्डोमेन में लगाने से ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही सीधा आंखें बंद करके लिख दो। ओसीपी किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी? ब्रेस्ट कैंसर में। किस में थी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैंसर में। अनडायग्नोस्ड यूटेराइन ब्लीडिंग, हाइपरटेंशन, लैक्टेशन लेस देन 6 वीक, हार्ट, लीवर, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म डिसऑर्डर। मतलब आप आंखें बंद करके, ये आंखें हैं इसको बंद करो और ओसीपी के कॉन्ट्राइंडिकेशन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करके किस में डाल दो? डेप्यूट फॉर्मुलेशन के कॉन्ट्राइंडिकेशन, डीएमपीए और नेट इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन बताओ। हो गया? बाद में लिख लेना है ना। एमपीए अंतरा बोलते हैं जिसको। मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन आता है जो 3 मंथ से लगता है। बस नाम याद करो अंतरा किससे रिलेटेड है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी दे सकते हैं 6 वीक के बाद। अब कंबाइंड इंजेक्टेबल एक साइक्लोप्रोविर आता है, एक माइसीगेना आता है, बाकी कुछ नहीं। ये दो नाम लिख दो। कंबाइंड इंजेक्शन कौन कौन से आते हैं, जिस नाम याद कर लो और कुछ नहीं। इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए इसका सिर्फ नाम याद कर लो। अंतरा कितने महीने से लगता है वो याद कर लो। डीएमपीए और नेट इन इम्पोर्टेंट है, हमें पता है। इसका मतलब ये हो गया आपका बेसिक। अब थोड़ा सा और देखते हैं और क्या क्या मेथड होते हैं। थोड़ा जल्दी करो प्लीज। तीन मंथ से ज्यादा नहीं लगाते फिर रिजल्ट नहीं आएगा। 3 मंथ से ज्यादा नहीं लगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, एसजीपीजीआई में क्या आया था रिंकी? रिंकी कुछ पूछ रही है, एसजीपीजीआई में आया था क्या? अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, 2-4 और देखो। इम्प्लांट करना, इम्प्लांट का मतलब है बॉडी की कैविटी है। जैसे ये हाथ है, यहाँ कट लगा के हाथ के अंदर डाल दिया, यहाँ से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा। इम्प्लांट का मतलब बॉडी की कैविटी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो 2-4 नाम याद कर लो। एक होता है इम्प्लानॉन, जिसके अंदर 3 कीटोडेस्गेस्ट्रॉल होता है, जो 3 to 5 ईयर यूज किया जाता है। जैसे मैं बताऊं कैसे करते हैं, देखो इधर आओ।
ये ऐसी नॉरप्लांट रिंग होती है, ये पीछे इसका हब होता है, इससे बॉडी में ये इंसर्ट हो गई। देखो कितनी रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या भरा है, कीटो गैस डेस्ट्रॉल। क्या भरा है, कीटो गैस डेस्ट्रॉल। इसके 6 सिलास्टिक रबर के कैप्सूल होते हैं, जिसके अंदर लिवोनोगेस्ट्रॉल या कीटोगेस्ट्रॉल पाया जाता है, अपर आर्म के ऊपर लगाया जाता है। साइड इफेक्ट इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग है, क्योंकि ये हार्मोनल है, और हार्मोनल से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये इसका साइड इफेक्ट है, तो ये लिख लो आप फटाफट। ऐसा होता है, फोटो देख लो। हाँ, इन्वेजिव प्रोसीजर है। हाँ, ब्राइटनेस कम करवाएंगे अभी, है ना। अभी टेक्निकल टीम को बोलते हैं, वो सुन लिया उन्होंने आपकी बात, उन्होंने आपकी बात सुन ली है। अभी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हाँ, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, अभी हो जाएगी, अभी अभी अभी। अभी हो जाएगी, बोल दिया ना। अब लिखो वेजाइनल रिंग, सवाल आएगा, ये कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है, पहला क्वेश्चन, ये वेजाइनल रिंग है। दूसरा सवाल, कितना वीक तक इसको लगा के रखना है, पहन के रखना है, 3 वीक। ये कर लिया आपने, दो वेजाइनल रिंग हो गया फिनिश। अब लिखो आप नॉन हार्मोनल, क्या लिखोगे, नॉन हार्मोनल।
कुछ फर्क पड़ा रहे ब्राइटनेस में? कब से चिल्ला रहे हो ब्राइटनेस कम करो, ब्राइटनेस कम करो। आधे को बहुत ज्यादा ही कम हो गई, थोड़ा सा। हाँ अभी और कम करो, अभी और। अब कैसे, ठीक है? सही है अब? ठीक है, फिर अभी मत बोलना, अभी मत बोलना। सही है क्या? मेरे को पहले जैसी लग रही, थोड़ी और कर दो। पहले जैसी है, सेम एज इट इज है अभी तक तो। हाँ यहाँ पर पता नहीं चलता है, यहाँ पे नंबर मैंने करें ना चेंज, मैं कर दूंगा फिर आप ज़्यादा हो जाओगे। थोड़ा करो, एक बार करके देखो, कोशिश करो, देखो। ज्यादा हो गई, थोड़ी सी वापस हो गई, थोड़ी सी बीच में, इन दोनों के बीच में, बस ठीक है। सही है, सही, अरे सही है, बस सही है। अब काला ठीक है, काला चलेगा। वो सही करो कैमरा, कोई ना, अपने को गोरा किसको दिखवाना, कोई दिक्कत नहीं, काला चलेगा। अब सही है ना? अब अभी मत बोलना कि सर ब्राइटनेस कम करो, ब्राइटनेस कम करो। अब ठीक है। अब देखो छाया क्या है, छाया। अब छाया, छाया का मतलब है सहेली, सहेली का मतलब है कैंचरोमन। इसका मतलब है नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइडल, वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या इसमें कोई हार्मोन होता है? नहीं। क्या ये स्टेरॉइड है? नहीं। तो बताइए, क्या ये वेट गेन करेगी? ज्यादा नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कोई हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है, हार्मोन ही नहीं है। छाया इज ए नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइडल, वंस ए वीक, वीक में एक बार लेने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो इम्प्लांटेशन को रोकती है। ओसीपी किसको रोकती है? ओवुलेशन को। ये किसको रोकती है? इम्प्लांटेशन को। पहले 3 महीने में 2 बार लेनी है वीक में, लेकिन उसके बाद कॉन्टिन्यूसली एक बार लेनी है वीक में, इसीलिए इसको बोलते हैं वंस ए वीक टैबलेट। तो लिखो, ये देखो छाया बैठी देख रही है, जल्दी लिखो, सवाल आएगा इनमें से सही कर लेना, मुझे नहीं पता। लिख लिया आपने? अच्छा, विकास शर्मा बोल रहे सर रिपीट करो। ओसीपी क्या था? जिसके अंदर एस्ट्रोजन भी था, प्रोजेस्टेरॉन भी था। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल क्या था? उसमें प्रोजेस्टेरॉन था। तो पी और ई दोनों क्या है? स्टेरॉइड है। और ये क्या है? दोनों हार्मोन है। तो छाया में क्या है? ना तो कोई हार्मोन है, ना कोई स्टेरॉइड है। इसका मतलब इट इज ए नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइडल। वीक में एक बार लेनी है 4 महीने के बाद, इसलिए नाम दे दिया वंस ए वीक। क्या करती है? इम्प्लांटेशन। ये क्या कर रही थी? ओवुलेशन को रोक रही थी। ये ओवुलेशन को नहीं, इम्प्लांटेशन को रोकती है। बस हो गया, याद हो गया। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, है ना? ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्या बोला मैंने?
हाँ आ गया, आ गया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। पहली पिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट डे से शुरू करनी है। लैक्टेशन में भी दे सकते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ हार्मोन नहीं है, हार्मोन नहीं है तो दे सकते हैं भाई, क्या कारण है? लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया, हो गया। अब मिसलेनियस। अब देखो एक बात सुनो, सबसे पहले हमने दो मेथड पढ़े थे, अब थोड़ा समझे एक बार, फैमिली प्लानिंग को समझते हैं। पहला टेम्परेरी, दूसरा परमानेंट। परमानेंट में दो, ट्यूबेक्टोमी, वेजेक्टोमी, ये दोनों पढ़ने हैं। टेम्परेरी में फिजिकल में बैरियर पढ़ लिया, हार्मोनल पढ़ लिया, आईयूसीडी पढ़ लिया। अब ले पीछे बच गया नेचुरल एंड नेचुरल का मीनिंग क्या हुआ? अपने आप। और मिसलेनियस, मिक्स जो बच गया जिसमें ज्यादा कोई मेथड यूज नहीं करते, तो नेचुरल और मिसलेनियस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलो हेडिंग लगाओ, मिसलेनियस या नेचुरल में। सबसे पहला एब्स्टिनेंस। क्या होता है एब्स्टिनेंस, बताना। एब्स्टिनेंस क्या होता है बताना प्लीज, मेरे को बताना, क्या मीनिंग है इसका? हाँ, एब्स्टिनेंस का मीनिंग बताना प्लीज फटाफट, क्या होता है इसका मीनिंग? जल्दी बोलो रे। हाँ, इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली अवॉइडेंस ऑफ कोइटल एक्ट। 100% इफेक्टिव। ये कितना परसेंट इफेक्टिव है? 100% इफेक्टिव है। सवाल पूछ दे, कौन सा मेथड? अवॉइडेंस इन ओवुलेशन पीरियड नहीं, नैना गलत जवाब। नो कोइटस एक्ट, चाहे सेफ पीरियड चाहे अनसेफ पीरियड, चाहे फर्स्ट 10 डे चाहे मिडिल 10 डे चाहे लास्ट 10 डे, अवॉइड कोइटस एक्ट, दैट्स कॉल्ड एब्स्टिनेंस। इससे ज्यादा इफेक्टिव कुछ भी नहीं है। ओसीपी भी फेल है इसके आगे, आईयूसीडी भी फेल है इसके आगे, बैरियर मेथड भी फेल है, वेजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी भी फेल है। 100% इफेक्टिव है। एब्स्टिनेंस इज ए पूरा का पूरा इफेक्टिव है। तो चलो समझ आ गया। The only method of birth control which is completely effective is completely sexual abstinence, avoidance of sexual activity. तो बताओ, प्रेगनेंसी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बात खत्म। प्रेगनेंसी नहीं होगी। कोइटस इंटरप्टस, ये क्या होता है? हम नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। कोइटस इंटरप्टस क्या होता है जी? इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। सब्बू शर्मा, गलत जवाब है आपका। विड्रॉल इन कैलेंडर मेथड नॉट,
वो अलग है, वो सेफ पीरियड रिदम मेथड बोलते हैं उसको, वो अलग है। कोइटस इंटरप्टस क्या होता है बताओ? बताओ, नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा। पहली बात, ये सबसे पुराना मेथड है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले यही मेथड यूज हुआ जाता था, और कोई था ही नहीं। ना तो कोई बैरियर मेथड था, ना आईयूसीडी थी, ना ट्यूबेक्टोमी, ना वेजेक्टोमी, कुछ था ही नहीं। इसीलिए ये सबसे ओल्डर मेथड है वॉलेंट्री फर्टिलिटी कंट्रोल का। इसमें क्या होता है, देखो इधर ध्यान दो, ये इसकी फेलियर रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ भी पता नहीं रहता, और पता रहता है तो भी मामला बिगड़ जाता है। इसमें मामला बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तय है। इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा है। कैसे? इधर आओ, कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस क्या है? द मेल विड्रॉ जस्ट बिफोर एजैकुलेशन। स्पर्म के एजैकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस ग्लैंड्स को बाहर निकाल लेना। ग्लैंड्स मतलब रिमूव विड्रॉल मेथड। चीफ ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज द प्रीकोइटल सीक्रेशन। ये मामला बिगड़ गया कंप्लीटली। कंप्लीटली एजैकुलेशन से पहले कई बार प्रीकोइटल सीक्रेशन होता है, उसमें भी स्पर्म होते हैं। प्रीकोइटल, तो प्रीकोइटल सीक्रेशन, प्री एजैकुलेटरी सीक्रेशन, एजैकुलेशन से जस्ट पहले, बीच में भी, ड्यूरिंग कोइटस एक्ट, एजैकुलेशन होने से पहले थोड़े थोड़े सीक्रेशन होते हैं, उसमें अगर स्पर्म है तो बताओ उससे प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी? प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी होगी। कैसे? समझो एक बात को, एक पर्सन है, एक कपल है, मान लो इंटरकॉर्स हुआ। अब सेकेंड इंटरकॉर्स में जो प्रीकोइटल सीक्रेशन होगा तो उसके कहां रहेगा? यूरेथ्रा में रहेगा। कहां रहेगा? यूरेथ्रा में रहेगा। कहां रहेगा? ट्रैक्ट में रहेगा। तो जो पर्सन, मान लो सेकेंड इंटरकॉर्स के अंदर ये पहले वाला सीक्रेशन रास्ते में ही तो है, ये वेजाइनल कैनाल में पेनिट्रेट नहीं कर जा सकता, ये वेजाइनल कैनाल में डिपॉजिट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? इसका मतलब सीक्रेशन एजैकुलेशन से पहले आता है, उसमें भी स्पर्म होगा तो प्रेगनेंसी होगी। कि बाई चांस उसमें अगर स्पर्म है तो, बाई चांस अगर उसमें स्पर्म है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर स्पर्म नहीं है तो नहीं होगी। चांस है कि होता है, चांस है। तो ये हो गया सबसे ड्रॉबैक। क्या है कि इसमें होता है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? वेजिनिस्मिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेजाइनल कैनाल। कैसे? एजैकुलेशन से जस्ट पहले विड्रॉ कर लेने से वेजाइनल मसल्स में स्पाज्म आ जाता है, अनइजीनेस जैसा लगता है। abnormal contraction of the vaginal musculature, that's called vaginismus. बिकॉज ऑफ प्रॉपर एजैकुलेशन से पहले रिमूव करने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, एंजाइटी न्यूरोसिस, अनस्टेबल माइंड। पेल्विक कंजेशन, पेल्विक पार्ट में कंजेशन होगा क्योंकि आपने प्री मैच्योर रिमूव कर लिया होगा। एंजाइटी न्यूरोसिस मतलब माइंड अनस्टेबल हो जाएगा, पेल्विक कंजेशन होगा, वेजिनस्मिस होगा। सही बात है, सही बात है। आप ज्ञानी हो ही खूब, तो ज्ञानी हो तो फिर पढ़ो। लिखो फटाफट।
हो गया। नेक्स्ट, हाई फेलियर रेशियो, इसका रेट ज्यादा है फेलियर की, है सबको ही पता है। नेक्स्ट, रिदम मेथड, ये देखो ये बहुत समझना पड़ेगा इसको, इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, एक बार में नहीं आएगा, इसको मैं 3 बार समझाऊंगा तो कहीं जाके समझ में आएगा, एक बार में नहीं आने वाला, ये बहुत ऐसा ही टॉपिक है ये। रिदम मेथड, सेफ पीरियड, इसको कैलेंडर मेथड, देखो RSC, रिदम सेफ कैलेंडर, तीनों का मीनिंग एक ही है। एक कम्युनिटी है जिसका नाम है रोमन कैथोलिक चर्च वाली कम्युनिटी, वो इसको फॉलो करती है, वो कहती है कोई कॉन्ट्रासेप्शन का और मेथड यूज मत करो, सिर्फ ये मेथड यूज करो, ये सबसे सही है। वो कम्युनिटी इसको ज्यादा फॉलो करती है। रिदम सेफ कैलेंडर, क्यों तीनों के नाम ऐसा क्यों है, देखो इधर आओ। रिदम का मतलब जब हम चाहेंगे तभी इंटरकॉर्स होगा तो ही प्रेगनेंसी होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। सेफ मतलब पर्टिकुलर, एक महीने में मान लो 28 दिन है, तो इनमें से ऐसे 10 दिन ऐसे हैं जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। कैलेंडर क्यों, हम कैलेंडर देख के डिसाइड करेंगे, हम मंथ का कैलेंडर देख के डिसाइड करेंगे, इसीलिए इसका नाम है कैलेंडर रिदम सेफ। कैलेंडर रिदम और सेफ, सही बात है। अब ये सारा खेल किसके ऊपर है, ये सारा खेल है किसके ऊपर, पूरा का पूरा खेल रेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर है, पूरा का पूरा खेल रेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर है। किसके ऊपर है, रेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो इधर आओ, फर्स्ट फर्टाइल डे शॉर्टेस्ट साइकिल में से 18 दिन माइनस करेंगे, लास्ट फर्टाइल डे लॉन्गेस्ट डे में से साइकिल में से 10 डे माइनस करेंगे। सेफ पीरियड, रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड कैलकुलेटेड बाय ओनली एंड ओनली लेंथनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की लेंथ कितनी है और रेगुलरिटी क्या है, कौन से डे आ रहा है, उससे डिसाइड होगा। इसीलिए ये ज्यादा सेफ नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि किसको पता है कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेरे कितने दिन का होगा, किसको पता है बताओ, किसी को पता थोड़ी है, नहीं पता है तो फिर ये टोटल ऑफ टोटल, मैं अभी पूरा बताऊंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये लिखो फिर मैं समझाता हूं, लिखो फटाफट। हाँ, कैलेंडर मेथड बहुत टिपिकल है, आज समझ में आ जाएगा सबके। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, देखो कैसे करते मैं समझाता हूं आपको। सेफ पीरियड जिसका दूसरा नाम है रिदम मेथड, जिसका तीसरा नाम है कैलेंडर मेथड, ये टोटली टोटली पीरियड की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का पीरियड रेगुलर है तो ये दोनों बातें काम करने की नहीं, सोचने की नहीं है। फिर तो सीधी बात है, देखो एग्जांपल सुनो, अगर कोई पर्सन, पहले अपन नॉर्मल लेते हैं, अगर आप पहले किसी पर्सन का नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल मान लो कोई पर्सन है जिसका पीरियड 28 दिन से रिपीट होता है, कितने दिन से रिपीट होता है, 28 दिन का। तो इसमें बताना है कि सेफ पीरियड कौन सा है, मतलब कौन से दिन अगर अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं,
सेफ पीरियड, रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। इधर आओ, फिर इधर ध्यान देना। एक कोई पर्सन है, जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का है? 2, 3, 4, 5, ऐसे करते 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 कितने दिन का है? 28 डेज का है। अब पहले मानना पड़ेगा कि इसका पीरियड रेगुलर है। पहले मानेंगे ना कि किसी का रेगुलर है, किसी का नहीं है। हम दोनों मान के ही करेंगे, तभी तो होगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो पहले मानते हैं कि इस पर्सन का पीरियड क्या है? रेगुलर है। अगर पीरियड रेगुलर है तो इसका बताओ सेफ पीरियड कब है? सेफ पीरियड कब है? तो पीरियड रेगुलर कर लो। कितने दिन का बोलो? 30 का करें, 28 का करें, 26 का करें, जो भी करना चाहो कर लो। मान लो 28 दिन का पीरियड है। कितने दिन का पीरियड है? 28 दिन का पीरियड है। चलो 28 दिन का पीरियड लो, तो ये लो भाई, ये 28 दिन का पीरियड है। कोई पर्सन है जिसका पीरियड 1 तारीख को आया था, वापस 28 को आएगा, आएगा। तो ओवुलेशन कब होता है? नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उससे 14 दिन पहले, ये 14 दिन पहले होगा कि नहीं होगा? मतलब 1 तारीख को किसी को पीरियड आया था, तो ओवुलेशन कब होगा? नेक्स्ट 28 से 14 माइनस करो, क्योंकि नेक्स्ट कब आएगा? 28 को, क्योंकि हमने मान लिया कि पीरियड रेगुलर है। हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि पीरियड रेगुलर है। अब देखो, अब ये पीरियड तो अनसेफ है कि नहीं? अनसेफ। तो आपको क्या करना है? अपने को सेफ पीरियड निकालना है। तो पहले 4 दिन होती है ब्लीडिंग, 1 से लेके 4 तक ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में क्या होता है? एंडोमेट्रियम का लॉस होता है। एंडोमेट्रियम 5 में से 4 चली जाती है, पीछे 1 mm बचती है। फिर एस्ट्रोजन और एफएसएच आता है, वापस यूट्रस को बनाता है, कोई फॉलिकल को ग्रोथ करवाता है। तो इसमें कितने दिन लग जाते हैं? इसमें लगभग 7-8 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? 7-8 दिन लग जाते हैं। तो ये बीच वाले दिन क्या है? ये सेफ है। लेकिन एक बहुत काम की बात है, आपने अभी तक सुनी नहीं है, आपने अभी तक सीखी नहीं है। अब यहां से लेके इन 20 तारीख तक ये बीच वाले 10 दिन क्या है? अनसेफ है। अब इसके बाद में वापस प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एफएसएच एलएच वापस चले गए। अब ये वापस 8 दिन सेफ है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर 28 दिन का पीरियड है तो 1 से 4 दिन तो ब्लीडिंग के हो गए, 4 से 10 ये 6 दिन सेफ है। हालांकि ओवुलेशन 14 को हो रहा है। तो सर आप ये बोलोगे कि सर ओवुलेशन 14 को है, तो 11, 12, 13 सेफ क्यों नहीं है? सेफ नहीं है, मैं रीजन बताऊंगा क्यों। 11, 12, 13 सेफ नहीं है, और 14 तो 100% सेफ नहीं है। 14 के बाद भी रिस्क रहेगी 4-5 दिन और, तो 20 से लेके 28 सेफ है। तो अगर किसी को 1 तारीख को पीरियड आया, वापस 28 को पीरियड आ रहा है, एक्सपेक्टेड, प्रिडिक्टेड, तो उसका 4 से लेके 10 तारीख तक सेफ, 20 से लेके 28 तारीख तक सेफ। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट हुआ तो प्रेगनेंसी होगी, अगर पीरियड 28 डेज का है। अब समझ में आया कुछ? अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ओवुलेशन 14 तारीख को हो रहा है, तो ये 11, 12, 13 मतलब 10 के बाद में अनसेफ क्यों हुआ? हम तो 13 तारीख को भी सेफ मानना चाहिए ना। ओवुलेशन तो 14 तारीख को हो रहा है, 28 से 14 दिन पहले 14 ही तो होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पर्म का लाइफ स्पान होता है 72 घंटे, 48 से 72 घंटे, 3 दिन होता है। स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है? 3 दिन। एग्जाम्पल समझो बात को, ये 1 तारीख है, वापस पीरियड 28 तारीख को आएगा, ओवुलेशन 14 तारीख को हो रहा है, लेकिन किसी पर्सन ने 11 तारीख को अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट किया,
स्पर्म का लाइफ स्पान 72 घंटे होता है वेजाइनल कैनाल में। जिस दिन ओवम आया, ओवुलेशन का मतलब है मैच्योर ओवम का आना, जिस दिन ओवम आया उस दिन स्पर्म जिंदा है, क्योंकि 72 घंटे इसको मरने में लगेंगे। ये 72 घंटे तक वेट करेगा, किसका? ओवम का। तो 11 तारीख को अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट हुआ, लेकिन 14 को ओवुलेशन हो रहा है, तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती। क्यों? क्योंकि स्पर्म का लाइफ स्पान 3 दिन होता है। ये हो गया रेगुलर पीरियड। तो बताओ सेफ पीरियड क्या है? सेफ पीरियड का मतलब होता है ब्लीडिंग वाला पीरियड को छोड़ दो, चाहे सेफ मानो चाहे अनसेफ मानो। 6 से 10 को क्या बोलूंगा? 5 से 10 को क्या बोलूंगा? सेफ। फिर 10 से 20 को क्या बोलूंगा? मोस्ट अनसेफ। इसमें अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट नहीं होना चाहिए। फिर 20 से नेक्स्ट पीरियड कब आ रहा है? 28 को। ये क्या है? सेफ। इसका मतलब पूरे महीने में 50% टाइम को अनसेफ टाइम माना गया है, 50% को सेफ माना गया है। इसीलिए आपको देख देख के प्लानिंग करके सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए कैलेंडर मेथड में होने वाले इंटरकोर्स को प्रोग्राम्ड इंटरकोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड। प्लानिंग इंटरकोर्स, प्रोग्राम्ड इंटरकोर्स बोलते हैं। सवाल ये भी आ सकता है, प्रोग्राम इंटरकोर्स का मीनिंग क्या है? प्लानिंग करके कि कब मेथड सेफ है कब सेफ नहीं है, उसके अकॉर्डिंग। अब ये होगा रेगुलर पीरियड। अब मैं बताता हूं इर्रेगुलर पीरियड। अब आपको इर्रेगुलर पीरियड से कैसे पता करना है? हालांकि पता होगा नहीं, बट हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। अगर किसी के पीरियड इर्रेगुलर है तो सेफ पीरियड का पता कैसे लगाओगे? फिर लगाओ देखें। अगर किसी का पीरियड इर्रेगुलर है तो कैसे लगाओगे? तो कोई फीमेल लो, जैसे कोई एक फीमेल है जिसका नाम है कुछ भी XYZ, ठीक है, XYZ फीमेल है, उसके पिछले 10 से 12 महीने का 10 से 12 महीने का मेंस्ट्रुएशन साइकिल की लेंथनिंग की हिस्ट्री लो। उस फीमेल की 10 से 12 महीने की हिस्ट्री लो, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो वो बोलेगी आजकल तो पता ही नहीं होता ना कितने दिन से क्या आया, खुद को तो पता ही नहीं रहता कुछ भी, कब आया था कब नहीं आया। तो देख लो एक बार, मान लो उसका जनवरी में 29 दिन से आया, नेक्स्ट मंथ वाला 30 दिन से आया, मार्च में 27 दिन से आया, अप्रैल में 25 डे से आया, मई में 29 से आया, जून में 31 डे से रिपीट हुआ, जुलाई में 30 डे से रिपीट हुआ, अगस्त में 24 डे से रिपीट हुआ। अब क्या समझे आप? अरे याद नहीं रखता, ये याद थोड़ी रखना है, हो गया बस। याद क्या रखना है इसमें? पूरा एवरेज निकालो। अब एवरेज याद थोड़ी रखना, मैंने लिखना है 29, आप 29 याद नहीं रखना है, पागल हो तुम। एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब इस फीमेल है, ये फीमेल का नाम है XYZ। इस XYZ फीमेल में अगस्त महीने में ये है, जनवरी का ये, मान लो 8 महीने का डेटा है। अब वो आपके पास में सितंबर में आती है और वो आपको पूछती है कि सर सेफ पीरियड बताओ मेरा, कि कब मैं इंटरकोर्स अगर करें तो बाई चांस प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, बताओ सर आप प्लीज बताओ। तो उसको वापस डॉक्टर बताएंगे, वो मैम होगी तो वो बताएगी, मैम डॉक्टर होगी तो वो बताएगी कि सुनो कि एक इसमें फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? ये है कि अगर आपको पहला रिस्की डे, फर्टाइल का मतलब है रिस्की, आपको फर्स्ट रिस्की डे पता करना है तो शॉर्टेस्ट साइकिल में से 18 दिन माइनस कर दो। अब वो फीमेल आपके पास में 1 सितंबर को आती है, वो बोलती है कि मेरे 8 महीने की हिस्ट्री ये है,
मेरे को बताओ कि मेरा सेफ पीरियड कब है, अनसेफ पीरियड कब है। अब आप क्या करोगे, इन सब में सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, जनवरी 29, 30, 27, 25, 29, 31, 30, 24। इसका मतलब सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, 24। तो साइड में एक तरफ लिख दोगे सबसे छोटा 24। अब आपको लास्ट रिस्की पीरियड निकालना है, तो सबसे लंबे पीरियड में से 10 माइनस कर दो। सबसे लंबा पीरियड कौन सा है, 24, 30, 31, 29, कौन सा है, 31। तो अब याद हो गया कि आपका पीरियड 24 दिन से लेके 31 दिन के बीच बीच में रहेगा। पीरियड 24 डे से लेके 31 के बीच में रहेगा। पीरियड 24 से लेके 31 के बीच में रहेगा। फॉर्मूला हमारे आपके सामने पड़ा है। कोई भी फीमेल आती है, पहला रिस्की पीरियड निकालना है, सॉर्टेड डे, मान लो 1 तारीख को आएगी, वो बोलती है कि बताओ मेरा इस महीने में कब इंटरकोर्स अगर किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो डॉक्टर हिस्ट्री लिया, सबसे छोटा पीरियड 24 दिन का था, सबसे बड़ा 31 दिन का था। तो वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पीरियड वाले में से 18 माइनस करेगा। तो 24 तारीख में से 18 माइनस करेगा, मतलब एग्जाम्पल रिजल्ट आएगा 6। तो 6 तारीख से उसका रिस्क स्टार्ट हो चुका है। लॉन्गेस्ट साइकिल 10 माइनस करेगा, 31 में से 10 करेगा, इसका मतलब कितना हुआ, 31 में से 10, 21। अब उस फीमेल की हिस्ट्री क्या है, अगर वो फीमेल 1 तारीख को आती है, सितंबर की 1 तारीख को, वो अगर आपसे पूछती है कि बताइए मेरा पहला रिस्की पीरियड और लास्ट रिस्की पीरियड बता दे, या आप बताइए मेरा सेफ पीरियड क्या है, इसका सेफ पीरियड होगा 6 तारीख से लेके 21 तारीख तक। इंटरकोर्स में आपको कोई न कोई मेथड यूज करना पड़ेगा 6 तारीख से 21 तारीख के बीच में। कितनी तारीख से, 6 तारीख से 21 तारीख के बीच में। क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट पीरियड से तो कितना माइनस करना है, 18। तो मान लो पीरियड 24 दिन का है, 18 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6। तो पहला रिस्की पीरियड हो गया 6। लॉन्गेस्ट पीरियड कितना, 31 दिन का था, उनमें से 10 माइनस करोगे कितना बचेगा, 31 में से 10 माइनस करा कितना बचा, 21। आपके पास में 1 तारीख को फीमेल आई है, तो उसका 6 से 21 तक रिस्की पीरियड है। अब आज सबको समझ में आया। लॉन्गेस्ट तो है लास्ट पीरियड, मतलब इसके बाद में इंटरकोर्स करोगे तो सेफ है, इसके बाद करोगे तो अनसेफ है, इससे पहले करोगे तो सेफ है। आपको समझ में आ गया। बेवकूफों, आप पूछ रहे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पिछले पेपर हुए, तीनों में ये सवाल पूछा है। आप खुद बोल रहे हो ये सवाल आया है, सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं लास्ट तीनों ही पेपर में ये क्वेश्चन आया है, और एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रही है सर ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं ऐसे ही, मैं गीत गा रहा हूँ, यहाँ गाने गा रहा हूँ मैं। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, बेवकूफ कहीं के। ये बना तो बना लो, 4 दिन ब्लीडिंग के, ये दिन सेफ, ये अनसेफ, ऐसे करके बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाओ तो आपकी मर्जी। ड्रॉबैक क्या है कैलेंडर मेथड का। एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं आया, नॉलेज तो होना चाहिए, वरना पता ही नहीं चले, आपकी पर्सनल लाइफ में तो काम में आएगा। भाई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या आपकी लाइफ से तो जुड़ा हुआ मामला है।
हाँ, ओवुलेशन के 6 दिन बाद से वापस सेफ हो जाता है। वेरी गुड, बहुत सही बताया भरत, ये बात भी सही है। ओवुलेशन होने के 6 दिन बाद में सेफ है। पर लेकिन पता कैसे चलेगा ओवुलेशन हो गया? ड्रॉबैक ऑफ कैलेंडर मेथड, इसके डीमेरिट क्या क्या है बताओ? आपको ज्ञान क्यों होना चाहिए पता है? कल के दिन कोई आपकी पड़ोसी आपसे पूछने आएगी, क्या बताओ ना, हर बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, क्या करें? आपको ही पता नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, आपसे कोई ज्ञान लेने आएगा और आपको ज्ञान होगा ही नहीं, आपसे कोई ज्ञान लेने आया और आपको ज्ञान है ही नहीं, तो फिर आप ज्ञान कैसे बांटोगे? आपको पता होना चाहिए ना ऐसे टॉपिक के बारे में, जैसे कि आप किसी को ज्ञान दे सको। वरना बोलेंगे हाँ कुछ भी नहीं पता, ये तो ऐसे ही बन गए नर्सिंग ऑफिसर। आपको ऐसी चीजें पता होनी चाहिए जो एग्जाम से रिलेटेड हो, क्लिनिकल लाइफ से रिलेटेड हो, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट हो, ऐसे क्वेश्चन कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। इसीलिए होना चाहिए ना। ड्रॉबैक क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी भी रेगुलर नहीं रहता, क्योंकि गर्ल्स की लाइफ, फीमेल की लाइफ एंजाइटी से भरी हुई लाइफ है। हम बहुत ओवर थिंकर लोग हैं, हम पत्थर से भी गुस्सा हो जाते हैं, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कोई हमारी तारीफ नहीं करता तो भी गुस्सा आ जाता है, हमें ठीक से भूख नहीं लगती तो भी गुस्सा आ जाता है, हमने एक रोटी ज्यादा खा ली तो भी लगता है ओ माय गॉड माय टमी इज टू मच हाई। आपको हर चीज से दिक्कत है, आपका सही तरीके से टी शर्ट फिट नहीं आया तो भी दिक्कत है, आपको टी शर्ट के कलर का हेडफोन नहीं मिला तो भी दिक्कत है, आपको टॉप के कलर का सैंडल नहीं मिला तो भी दिक्कत है। फीमेल की लाइफ में एंजाइटी एंजाइटी भरी पड़ी है, तो उनको एंजाइटी स्ट्रेस रहेगी तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी के हार्मोन का रेगुलेशन बिगड़ जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर तो बहुत ही कम होता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, बट होता नहीं है ज्यादातर। ज्यादातर ऐसा नहीं है कि 28 डेज रिपीट होगा, कभी 26, कभी 25, कभी 29, ऊपर नीचे होता है, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू डिस्टर्ब सर्केडियन रिदम, ड्यू टू स्ट्रेस लेवल, ड्यू टू psychological symptoms, due to surrounding environment, due to external factor, due to physiological factor, some other reasons, उसकी वजह से ऊपर नीचे होता है। बहुत लड़कियों में परफेक्शन प्रिंसिपल बहुत पाया जाता है। लड़कियां का बस चले ना तो मोबाइल के कवर भी टी शर्ट के कलर का रखे, लड़कियों का बस चले तो अपने हेयर का कलर भी अपने कपड़ों के कलर का रखे, लड़कियों का अगर बस चले ना तो इस दुनिया को अपने हिसाब से बदल दे, बादल का कलर भी अपने हेयर का कलर का कर दे, क्योंकि बहुत ही परफेक्शन प्रिंसिपल पे जीती है लड़कियां। लड़के कुछ भी पहन लेंगे, ब्लैक पैंट, नारंगी शर्ट, ग्रीन शर्ट, काला कुर्ता, नीचे जूती पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी चलेगा, हमारे हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे पूजा बता रही है कि मैं तो लिपस्टिक भी ऐसी लगाती हूं जैसी नेल पॉलिश है। हाँ, यही तो तुम्हारा मतलब, इतना टाइम खर्च करती हो तुम लोग तैयार होने में, लोग इतने टाइम में पता नहीं कितने चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो? इसकी वजह से भी सब कुछ इनको परफेक्शन चाहिए। इवन उनके साथ वाला पार्टनर है, उनकी ड्रेस भी एक जैसी चाहिए तुम लोगों को। इसका ड्रॉबैक तो डिफिकल्ट प्रिडिक्शन, क्योंकि रेगुलर नहीं होता। ओनली पॉसिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल, जो ज्ञानी है उसी के लिए काम का है, जो ज्ञानी है उन्हीं के लिए काफी है, जो ज्ञानी लोग है ना उन्हीं के लिए अच्छा है ये। वरना पूछ ले कब लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आया, मुझे तो याद ही नहीं। तो याद नहीं है तब सेफ पीरियड कैसे निकालोगे? फिर तो अनसेफ ही है, फिर तो सब कुछ अनसेफ ही है। पूछ लेंगे लास्ट मंथ कितना, पता ही नहीं, अनसेफ। लड़के किसी दुकान में जाते हैं ना कपड़े खरीदने के लिए, तो वो ज्यादा कुछ ऐसा देखते नहीं है, उनको पता है 3 कलर की जींस आती है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, पहन के भी नहीं देखेंगे, ऐसे लगाएंगे, हाँ एक ब्लैक दे दे, एक ब्राउन दे दे, एक ब्लू दे दे, बात खत्म। टी शर्ट 3-4 कलर के, शर्ट 1-2 ले लेंगे बस,
अगर लूज होगा तो फिल्टर करवा देंगे, नहीं तो ओके बस ठीक है। लड़कियां किसी दुकान पे अगर टॉप खरीदने भी चली गई, माय गॉड, एक टॉप लेने के लिए दुकानदार की रैक में से 70 टॉप बिखरवा देती है। और अगर वो साड़ी लेने चली जाए, दुकानदार तो आखिर में जाके हाथ जोड़ेगा कि बताइए सिस्टर जी कौन सा चाहिए था आपको, आपको चाहिए कैसा था। और अपना कोई भी आदमी, कोई भी, हमारे जब खान साहब भी जाते हैं ना जींस खरीदने, 5 मिनट में कपड़े लेके आ जाते हैं। और लड़की एक टी शर्ट लेने जाएगी, दुकानदार की ऐसी तैसी कर देगी 2 घंटे तक। आखिर बेचारे थक के बोलेंगे हाँ नहीं है, हम नहीं मिला, जो आपको चाहिए वो नहीं है हमारे पास, प्लीज। तो यही तो है, इनको पसंद नहीं आता, इनको पसंद नहीं आता, इनकी चॉइस ही ऐसी है कि पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों नहीं आता तुम्हें पसंद। आप लड़कों के साथ शॉपिंग के जाओगे, आधा घंटा में शॉपिंग करके आ जाओगे, 1 घंटा में शॉपिंग करके आ जाओगे। लेकिन गर्ल्स के साथ शॉपिंग करने गए तो गई 4 घंटे की, 4 घंटे तो गई। भूल जाओ कि आप बाकी वाले काम भी कर पाओगे। जिस कोई चीज से आपका लेना देना नहीं है, उस चीज के बारे में भी आपसे 7 सवाल करेंगे। हाँ बताओ ये कितने का है, हो भैया बताना ये कितने का, अरे तुझे क्या मतलब, ये तेरे काम का नहीं है। फिर भी अगर गए तो पूरा दिन गया, फिर पढ़ाई कोई और ही करेंगे। हाँ, और लड़के लोग बेचारे 2 मिनट गए, बाइक को बंद भी नहीं करेंगे, बाइक को फटाफट लिए, नहाए, चल दिए। जितना टाइम लड़कियों को तैयार होने में लगता है, उससे ज्यादा टाइम कपड़े खरीदने में लगता है। सच बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। चलो भाई, कौन से मेथड में प्रोग्राम्ड इंटरकॉर्स होता है, इसमें क्योंकि लगभग आधा मंथ तक आपको अवॉइड करना पड़ता है या कोई मेथड यूज करना पड़ता है। तो प्रोग्राम्ड इंटरकॉर्स का मीनिंग है कंपल्सरी एब्स्टिनेंस ऑफ द सेक्सुअल इंटरकॉर्स फॉर अप्रोक्सीमेट हाफ मंथ। मैं भी तो गया हूं साथ में, मुझे भी तो पता है। दुकानदार भी हाथ जोड़ देता है, ऐसे ही बोलता है। लिख लो रे। मैं मेरी सिस्टर के साथ गया था मार्केट, प्रियंका, तभी मुझे पता है। आगे बढ़े। बेसल बॉडी टेम्परेचर, राइजिंग ब्लड बॉडी टेम्परेचर टाइम ऑफ ओवुलेशन, पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है, ये हो गया। सर्वाइकल म्यूकस मेथड, दोनों को मिला के
बिलिंग मेथड प्लस ओवुलेशन मेथड दोनों को मिला के क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। इसको बिलिंग मेथड भी बोलते हैं, ओवुलेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब ओवुलेशन हो रहा होता है ना तो सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखो सर्वाइकल म्यूकस मेथड का मतलब है बिलिंग मेथड, ओवुलेशन मेथड ये ओवुलेशन का पता लगाता है। इधर ध्यान दो, ये क्या है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। बिलिंग मेथड का मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जब सर्वाइकल म्यूकस चेंज हो जाता है जब ओवुलेशन होता है। कैसे, ओवुलेशन के टाइम में सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज्यादा स्मूथ, लिक्विफाई, स्लिपरी हो जाता है और ओवुलेशन के बाद में वापस थिक हो जाता है। तो बताइए ये पता कैसे चलेगा, जब बहुत ज्यादा ज्ञान होगा तो ही, वरना पता नहीं चलेगा। तो सर्वाइकल म्यूकस का मतलब है ओवुलेशन के टाइम सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज्यादा लिक्विफाई हो जाता है। एक मेथड तो ये है। इस दौरान बीबीटी का मतलब क्या है, आप 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक 1 to 28 रोजाना टेम्परेचर चेक करोगे तो ही पता चलेगा। तो आप रोजाना टेम्परेचर चेक करोगे तो पता चलेगा भाई कब किसी दिन बढ़ा है, तो बीच वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर। हो गया। अब आता है सिम्प्टोथर्मिक। सिम्प्टोथर्मिक का मतलब क्या है, सिम्टम्स मतलब सर्वाइकल म्यूकस, थर्मिक मतलब टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सिम्प्टोथर्मिक। जब टेम्परेचर भी चेंज हो जाए और सर्वाइकल म्यूकस भी चेंज हो जाए तो इसको बोलते हैं सिम्प्टोथर्मिक मेथड। डबल चेक, टेम्परेचर प्लस सर्वाइकल म्यूकस। अब आता है ब्रेस्ट फीडिंग। ड्यू टू लैक्टेशनल एमनोरिया, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन किसको इनहिबिट करता है, ओवुलेशन को। जितना प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा उतना ही ओवुलेशन नहीं होगा, सबको ही पता है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है लैक्टेशनल एमनोरिया ड्यू टू प्रोलैक्टिन। हो गया। अब पर्सना मेथड, पर्सना कुछ नहीं है, यूरिन में हार्मोन चेक करते हैं। एक सवाल इतना ही आएगा, पर्सना कौन सा मेथड है, बेरियर, फिजिकल, केमिकल, हार्मोनल, आईयूसीडी। तो पर्सना इज ए नेचुरल मेथड। पर्सना इज ए नेचुरल, क्या है इसमें, पर्सना इज ए नेचुरल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव का, जिसके अंदर पूरे महीने यूरिन के अंदर हार्मोन का लेवल चेक करते हो। जब ऊपर नीचे होता है तो उससे पता चलता है कि कब ओवुलेशन हो रहा है कब नहीं हो रहा है, बस।
अब आता हूं टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन। टर्मिनल का मतलब परमानेंट, टर्मिनल का मतलब परमानेंट। टर्मिनल का मीनिंग क्या है प्लीज? परमानेंट। फटाफट लिखो परमानेंट। परमानेंट लगाए हेडिंग? दो है परमानेंट में। कम्युनिटी की 12, 13, 15 क्लास और अभी टाइम लगेगा। एक्चुअली 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास हो नहीं पाती है, और 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होती तो टाइम तो लगता ही है। 2 घंटे से ज्यादा नहीं, और 2 घंटे ले ही नहीं पाते क्लास। ऑनलाइन लेने में भी होता है, फिर टाइम का भी शेड्यूल रहता है। टर्मिनल में दो, ट्यूबेक्टोमी, वेजेक्टोमी। तो नंबर 1 हेडिंग लगाओ वेजेक्टोमी। क्या लगाओगे? वेजेक्टोमी। इधर आओ, यह है स्कॉटम, यहां से निकलेगा वॉश डिफरेंस, यह है यूरेथ्रा। अब यहां से स्पर्म बनेगा, इसके अंदर आएगा दोनों साइड से, ये लो, यहां यूरेथ्रा से एक्सपेल आउट होगा। अब इसको अगर आप काट के लाइगेट कर दो तो यहां से स्पर्म बनने में कोई कमी आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन क्या इसमें आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो बताओ क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी। तो क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी। अब बताओ, आपने यहां से काट दिया तो इस रास्ते में थोड़ा दिन तो स्पर्म रहेगा ना, जो पहले से है वो। तो लगभग लगभग 20 बार एजैकुलेशन हो तब तक तो रहता ही रहता है। या 2 महीने से लेके 3 महीने तक आपको बैरियर मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? बैरियर मेथड यूज करना है। मतलब 8 वीक से लेके 12 वीक, दोनों में से राइट आंसर हो जाए तो 12 वीक, 12 ऑप्शन में नहीं हो तो 8 वीक राइट करना है। 12 वीक तक अदर मेथड, या 20 एजैकुलेशन तक अदर मेथड यूज करना है। वॉश डिफरेंस को क्या करते हैं? काट देते हैं। एकदम सिंपल है। अब बेचारे मैंने क्या बताया, इतना इजी ऑपरेशन है, इतना इजी ऑपरेशन है, ट्यूबेक्टोमी के कंपैरिजन में बहुत इजी है। लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन कौन है? ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि फीमेल ही करवाती, मेल लोग करवाते नहीं है बेवकूफ। गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, यहां तक कि वर्ल्ड यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी, वो सपोर्ट करती है। सबसे सस्ता वेजेक्टोमी, सबसे सस्ता, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन कौन है? ट्यूबेक्टोमी है। दोनों में से सस्ता कौन है? पैसे कम किस में लगते हैं? वेजेक्टोमी। कॉम्प्लिकेशन कम किस में होते हैं? वेजेक्टोमी में। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन है? ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि मेल लोग करवाते नहीं है। हाथों हाथ ऑपरेशन करवा के घर जा सकता है, बाइक चला के, बाइक राइड करके तुरंत जा सकता है। तो लिखो, ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया। देखो वॉश डिफरेंस था, इसको मैंने यहां जूम किया है, इसको काट के लाइगेट कर दिया। ये सेमाइनल फ्लूइड था, इसमें आ रहा था, इसको काट दिया दोनों साइड से। तो अब आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो वेजेक्टोमी, ये एक परमानेंट मेथड है। वॉश डिफरेंस को काट के क्या कर देते हैं? लाइगेट कर देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्यूबेक्टोमी के कंपैरिजन में जल्दी हील होता है, लेस, बहुत सस्ता भी है। लेस एक्सपेंसिव का मतलब महंगा नहीं है, लेस मतलब कम, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। लेकिन फिर भी करवाते कौन है? ट्यूबेक्टोमी। कितनी बुरी बात है कि नहीं बुरी बात?
अब वेजेक्टोमी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। जल्दी लिखो। कितने टाइप का होता है? 3। एक होता है नॉन स्कैल्पल, एक होता है मिनिमल इन्वेजिव, एक होता है कन्वेंशनल। इसको बोलते हैं की हॉल मेथड। की हॉल, जैसे कोई चाबी डाली, काटा, बाहर निकाला, फिनिश। नॉन स्कैल्पल, बिना चीरा, बिना टांका, हॉस्पिटल आइए, यूएस ये वेजेक्टोमी करवाइए, वापस घर जाइए, दर्द से छुटकारा, टांके से छुटकारा, सूचर नहीं चाहिए। ये पता, बीच में ऐड आती थी रेडियो पे, आती थी ना, नॉन स्कैल्पल वेजेक्टोमी द फाउंडेड बाय यूएनएफपीए। इसमें छोटा सा इंसिजन लगाएंगे, इसमें बहुत ओपन करके, बड़ा वाला। ये पुराना, ये बीच वाला, ये नया। कौन इसको सपोर्ट करता है? यूएनएफपीए। क्या प्रिकॉशन लेना है? हाथों हाथ स्टेराइल नहीं होता पर्सन, सबको पता है। 20 एजैकुलेशन तक सीमन स्टोर रहता है, थोड़ा बहुत तो प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। 2 to 3 मंथ यूज अदर कॉन्ट्रासेप्टिव। 8 to 12 वीक कर दो, 12 वीक को प्रायोरिटी दे दो, नहीं हो तो 8 वीक कर दो। तीनों ही सवाल है। लिख लिया? ओके, अब लिखो कॉम्प्लिकेशन क्या है। इमीडिएट में दर्द होगा, स्कॉटल हेमेटोमा होगा, सेप्सिस होगा, स्पॉन्टेनियस रिकैनुलाइजेशन होगा, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होगा। पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट 24 घंटे तक उसको नहलाना नहीं है। टी बैंडेज यूज करना, जबकि पेरिनियल रीजन में कोई ऑपरेशन होता है तो टी बैंडेज करते ही है। 15 दिन तक कोई अवॉइड हैवी वर्क नहीं करना। अब देखो, सर में कोई इंजरी होती है, ड्रेसिंग करते हैं, उसमें कैपलाइन बैंडेज होती है। कौन सी होती है? कैपलाइन बैंडेज। एक्सट्रीमिटी में चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, फिगर ऑफ 8। कौन सी? फिगर ऑफ 8। पेरिनियम में कौन सी? टी, टी शेप की, ऐसा शेप बन गया ना, तो हो गया पेरिनियम में टी शेप।
अब नेक्स्ट आएगा अपना ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट कौन सा आएगा? ट्यूबेक्टोमी। हाँ, स्पॉन्टेनियस रिकैनुलाइजेशन होता है। क्या होता है एक बार समझाओ। ये इधर आओ। स्पॉन्टेनियस रिकैनुलाइजेशन क्या होता है? इधर आओ। यहां से काट दिया, अब क्या होता है? टिश्यू की ग्रोथ होती है, ये वापस जुड़ जाए, अपने आप में जुड़ जाना। ट्यूब, कोई कैनाल लाइक ट्यूब का वापस में जुड़ जाना। तो यहां से जुड़ गया मान लो, तो यहां से स्पर्म के सीक्रेशन एलो, चलो ये इसमें चले गए, इसमें चले गए, ऐसे घूमते ये आगे आ गए, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस, अपने आप टिश्यू की ग्रोथ होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, पार्ट का जुड़ेगा, तो स्पर्म उसके उस पार्ट में चले जाएंगे, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकैनुलाइजेशन। अब लिखो नेक्स्ट, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, फीमेल स्टरलाइजेशन, मोस्ट पॉपुलर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इंडिकेशन फैमिली प्लानिंग का पर्पज हो सकता है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मेडिको सर्जिकल लीगल केसेस में भी किया जाता है। टाइम ऑफ ऑपरेशन कब करते हैं? परप्यूरियम में करते हैं, या फिर जब आईयूसीडी लगाते हैं उस टाइम करते हैं, मतलब ओवुलेशन से पहले करना है, 10 दिन से पहले पहले करना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले 10 दिन में करना है। जब अपन लोग क्या कर रहे थे? आईयूसीडी लगा रहे थे, तभी करना है। अब इसके 5 मेथड है, अपन लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में ना। ठीक है, फिर ये लिख लो, उसके 5 मेथड लिख लो, उसके बाद अपन लोग कल पढ़ेंगे। आज मैं थक गया सच में, बिल्कुल भी एनर्जी निल है एकदम, ऐसा है मेरे खड़ा रहने में जोर आ रहा मेरे को। कल पढ़ेंगे अपन, है ना। अब अगर खड़ा रहना तो फिर देख लेना, सुबह से कंटिन्यू यही काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूस, सब कुछ डाउन हो गया। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब पहले 10 दिन, फर्स्ट 10 डेज। हाँ, इस वजह से ना, रोजे की वजह से ना प्रॉब्लम होती है ना, सूख जाता है मुंह पूरा। ओके, आधा घंटा आप रेस्ट कर लो, आपकी 5 बजे नेक्स्ट क्लास लग जाएगी, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या करना है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे करना है, क्या करना है, अभी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, सॉरी, है ना।